नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की तैयारी शुरू हो गई होगी। जैसा कि हम सब डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियोज़ में भी कि आप लोगों का जो उत्तराखंड लेक्चरर का एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव डेट जो दी थी पहले वो 6-7 अप्रैल की थी। अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया है। आयोग ने जहां तक इसकी स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं की है, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद हमें इसकी डेट देखने के लिए मिल जाए। तो हम अपनी तैयारी को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, किस तरीके से शुरू करें। दो तरीके होते हैं, या तो हम एक तरफ से सिलेबस लेके बैठ जाएं और उसमें कूद जाएं, उसको पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा, हम थोड़ा स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी करने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले क्या पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, और वो स्पेशल सेक्टर जहां से आयोग टारगेट कर रहा है। तो वही एक कंसोलिडेट फॉर्म में इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो बैचेस हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में मिल जाते हैं। कुछ लोग जो जो देहरादून से दूर हैं फिर भी अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन मोड में तैयारी हो रही है। हमारा इंस्टीट्यूट का ऐप है द एकलव्य आईएएस, वहाँ पर आप लोगों की तैयारी होगी। तो आज हम PYQs लेके आए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में हिट हो सकते हैं वो क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली काम आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट फेमस पेलियोलिथिक साइट ऑफ इंडिया। जो हमारे पास पूरा पाषाण काल है उसका जो सबसे प्रमुख स्थल है वो कौन सा है, ये पूछा गया है पेपर में। और हो सकता है कि हमें आइडिया हो, हमें पता हो कि भीमबेटका है, लेकिन अगर यहीं से आयोग को दोबारा क्वेश्चन पूछना है तो आयोग कैसे पूछेगा? आयोग इस प्रकार पूछेगा। हम जानते हैं कि पेलियोलिथिक टाइम पीरियड को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारे पास लोअर, जिसको हम निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, मिडिल मध्य पुरापाषाण काल, अपर उच्च पुरापाषाण काल। अब इनका कनेक्शन होगा कुछ ना कुछ भीमबेटका से। तो प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि इन अलग अलग समय या फिर कालक्रम में हमें भीमबेटका से किसके साक्ष्य सबसे कम मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न बना देगा कि इन 3 टाइम फ्रेम में यहां से सबसे कम साक्ष्य किसके मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पेलियोलिथिक टाइम पीरियड। यहां से भी मिले हैं, यहां से भी मिले हैं, मिले हालांकि यहां से भी हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम मिले हैं। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो हमें इस तरीके से एनालिसिस करना है क्वेश्चंस का। आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, बी भीमबेटका। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पे क्या चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पलट के पूछ देगा, इज नॉट एन आर्कियोलॉजिकल साइट एसोसिएटेड विद द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेगा। इस प्रकार से पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, नालंदा नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास डी। नेक्स्ट है हमारे पास वैदिक एरा से, वैदिक टाइम पीरियड से, विच वैदिक टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद मैजिक एंड मेडिकल प्रैक्टिसेस। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिवेदा। 3 वेद कौन कौन से थे, ऋग्वेद था पहले से, सामवेद था पहले से, यजुर्वेद था। अब कुछ नया किसी नए में ही ऐड हो सकता है, तो सबसे नया था अथर्ववेदा, तो यहाँ पर ही ऐड हुआ क्या, मैजिक एंड मेडिकल प्रैक्टिसेस। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास क्या, बी अथर्ववेद। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, अब आ गया आपके पास बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की अवधारणा से तात्पर्य है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ मध्यम मार्ग। हम जनरली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं कि यार कोई बीच का रास्ता निकालो, जो ना ज्यादा मुश्किल हो, जो ना ज्यादा आसान हो। ठीक है, तो तो मध्यम मार्ग का मतलब क्या था, ना अत्यधिक विलासिता, बहुत ज्यादा लग्जरी भी नहीं, और ना ज्यादा कठोर, बहुत ज्यादा तप भी नहीं करना। क्योंकि अगर ये शरीर बचा रहेगा तभी तो तप करेंगे, शरीर ही नहीं बचेगा तो किस बात का तप। और बहुत ज्यादा भोग विलासी भी नहीं हो जाना कि हाँ लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना। तो बौद्ध धर्म में क्या किया गया है, मध्यम मार्ग का मतलब है न अत्यधिक विलासिता न अत्यधिक तप,
इसे मिडिल मार्ग कहा गया है, इसे मिडिल पाथ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मौर्य न्याय व्यवस्था। मौर्यन जुडिशियल सिस्टम में जो कैदी होते थे, जो क्रिमिनल्स होते थे, उनको जेल में रखा जाता था, उन्हें क्या कहते थे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम पढ़ते आ रहे हैं या फिर हम बेसिक सी चीज़ों को समझ रखते हैं, बेसिक से शब्दों की समझ रखते हैं, तो बहुत आसान है। कारागृह कहा जाता था। ठीक, हम सभी लोग देखते हैं, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट होगा हमारे पास गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम एंशिएंट पढ़ रहे थे, अब हमारा मध्य भारत लग गया, मिडेवल इंडिया। देखो शिवाजी के टाइम पे ये गुरिल्ला युद्ध नीति बड़ी फेमस हुई। ये गुरिल्ला युद्ध नीति क्या होती थी कि इस टाइम पर हमने देखा कि बाह्य आक्रांता आने शुरू हो गए थे। अब वो खुले मैदानों में लड़ने के शौकीन, वहाँ एक्सपर्ट थे वो लोग। यहाँ पर क्योंकि जो बाहर से आए उनकी जो हमेशा फौज जो थी, आर्मी थी, वो ज़्यादा होती थी। अब कहीं पर 60,000 आर्मी है, कहीं पर 1,000 है सिर्फ। ये लोग जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। तो इसीलिए इस प्रकार की युद्ध प्रणालियाँ विकसित हुई। ये पहाड़ों में छिपकर हमला करते थे, और जो बाह्य आक्रांता थे वो लोग पहाड़ों के रास्तों के हैबिचुअल नहीं थे, आदि नहीं थे, वो इस प्रकार के युद्ध नीति के आदि नहीं थे, तो ये इस प्रकार से काउंटर करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का प्रणेता किसे माना जाता है? ये 2021 में पूछा गया है, तो किसे माना जाता है? मलिक अंबर को माना जाता है। ठीक, ये सारे नाम कंफ्यूज करने वाले हैं। मलिक, छज्जू इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? मलिक अंबर। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हु इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इन दिल्ली सल्तनत। मार्केट पॉलिसी क्या थी बेसिकली? अब इनमें से एक राजा था, पहले मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मैं जहाँ भी एग्जिस्ट करता हूँ अपनी सेना की वजह से एग्जिस्ट करता हूँ। ठीक, मेरी सेना है तो मैं हूँ। तो उसने क्या किया, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी सैनिकों को, वो मार्केट में सस्ते कर दिए, रिफॉर्म कर दिया। तो इन्हें ही कहा गया मार्केट पॉलिसीज़। तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बहुत फेमस था, उसकी बाजार नीति बहुत फेमस थी। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न बनते हैं। और साथ साथ दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम किसे कहते हैं? इक्ता सिस्टम, इक्ता बेसिकली होता है जमीन का भाग, भूभाग को कहा जाता है इक्ता सिस्टम। तो किसी एक इंसान को जमीन दे दी कि भाई ये आपकी है, और यहाँ पर जो भी टैक्स आएगा, रेवेन्यू आएगा, इस रेवेन्यू से अपनी सैलरी हटा देना, और जो बचेगा सरप्लस अमाउंट उसको क्या कर देना, उसको जो कारागार होता है वहाँ पर क्या कर देना, राजकोष में सबमिट कर देना, जमा कर देना। ठीक है, तो यही था इक्ता सिस्टम कि राजा अपनी भूमि को किसी को दे देता था दान में, उसे कहते थे इक्तादार को दे देता था। वहाँ पर उसका काम था हम टैक्स कलेक्ट करें अपने, और उसके नीचे जो काम करने वाले हैं उनको सैलरी दे देना, अपना कट अलग रख लेना, बाकी जो बचा वो राजकोष में जमा कर देना। तो किसने किया था? वैसे 1206 में शुरू किया था मोहम्मद गौरी ने, लेकिन दिल्ली सल्तनत पूछा गया, दिल्ली सल्तनत में शुरू किया किसने? इल्तुतमिश ने शुरू किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अब ये बुक और राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ठीक, तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक किसकी है? बहुत इजी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक है ये। हमें ये बुक्स और राइटर पढ़ने पड़ेंगे, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न सब पढ़ने पड़ेंगे। पहले से बुक, जैसे इंडिका किसकी बुक है, किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है आपके पास, इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन करंट अफेयर का बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड, ये बुक किसने लिखी है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, किसने लिखी है? विंदेश्वर पाठक जी ने लिखी है बुक। इसको यहीं पर ध्यान में रखें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत सिंपल है, आचार्य JB कृपलानी जी थे। ठीक, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास
अब सेंसस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंसस से क्वेश्चन ना पूछा जाए, जनगणना से प्रश्न ना पूछा जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब क्या थी, कि जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनका जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा कम है, आपके पेपर में पूछा गया है सेंसस से रिलेटेड। और हम सेंसस से रिलेटेड यही तैयार करते हैं बस, कि सबसे ज़्यादा महिला ये कहाँ है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ है, ये सब हम तैयार करते हैं, लिटरेसी, सबसे ज़्यादा एरिया, ये सब कुछ तैयार करते हैं हम। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन हम तैयार करना भूल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम तैयार नहीं करते। कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया, कि जनगणना कराता कौन है, पता है हमें? अभी तो बड़ा आसान लग रहा होगा क्योंकि सेंसस कमिश्नर दिख रहा है, लेकिन अगर इससे मिलते जुलते दो तीन हमने ऑप्शंस बना दिए तो तब तो बात बिगड़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी कौन तैयार करता है? कोई नहीं तैयार करता, लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम जनरली छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं आएगा, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। द सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड अंडर विच एक्ट, कौन सा एक्ट है जिसके अंडर कंडक्ट किया जाता है? किसके अंडर किया जाता है? सेंसस एक्ट 1948। अब अभी तो आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 1950, 1951 और 1949 अगर ऑप्शन आ जाए तो फिर तो घूम जाएगा मामला। तो इसीलिए हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है विद डेट। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? जनगणना अधिनियम 1948। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पिछली बार पूछा गया है। कौन सा युग्म? फोहन, बोरा, मिस्ट्रल और खिम्सन। ये है क्या चीज़? पहले ज्योग्राफी का पोर्शन है क्या चीज़ ये है भैया विंड, पवने, वायु। ठीक है, अब इनमें से कौन सी गलत है? अब जगह दे रखी है, गलत कौन सी है? देखो, फोहन आल्पस बिल्कुल ठीक है, मिस्ट्रल ये भी ठीक है, मिश्र, बोरा साइबेरियन ये गलत है। अब यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस किस प्रकार के? इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। हमने तो सिर्फ एक पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं फोन और चिनूक हवाएं कहाँ चलती हैं, कहाँ देखी जाती हैं? हमने देखा क्या अभी? ऑल्पस देखा हमने कि ऑल्पस है भाई, लेकिन ऑल्पस इसने क्या कर दिया? दो ऑप्शंस में दे दिया। बाकी का ऑप्शंस तो कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कैसे पता लगाएं? लेकिन अगर कभी भी चिनूक और फान की बात हो तो वो उत्तरी अल्पस, नॉर्दर्न अल्पस वाला जो एरिया है वहां पर पाई जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा आपके पास आंसर। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, हेल इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं हम? साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, एक जैसे नाम है हमारे पास। थंडर स्ट्रोम, आंधी तूफान, ओले तभी पड़ते हैं जब आंधी तूफान हो, अदरवाइज चक्रवात के टाइम पर कहाँ ओले पड़ते हैं? ठीक, तो आंसर ये बड़ा इजी है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम थोड़ा ज़्यादा सोचें तो हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है हमारे पास, जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम ब्लो। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जेट स्ट्रीम होती है, हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ये हमारा पोलार रीजन हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पर सूर्य की गर्मी डायरेक्ट पड़ती है तो गर्म हवाएं उड़ती हैं, ये चलती हैं इधर की ओर, ये ठंडी हवाएं फिर इधर की ओर चलती है। तो इन्हीं हवाओं के कारण जेट स्ट्रीम बनती है। ठीक है, यही जेट स्ट्रीम है। अब ये चलती किस डायरेक्शन में है तो ये हमें पता नहीं होता, ये चलती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट चलती है। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठीक, तो इनमें से कौन सी है ठंडी जलधारा? ब्राजील धारा नहीं है ठंडी, गल्फ स्ट्रीम भी ठंडी नहीं है, बेंगुएला धारा हाँ ये ठंडी धारा है हमारे पास, ये भी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी आंसर होगा हमारे पास, ये ठंडी धाराएं हैं। अब इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे मिल सकता है हमको फिर और? ठीक, ये कंफ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है इन टाइप के वर्ड्स में, इन टाइप की टर्मिनोलॉजीज में। ठीक,
तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर, पहला हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टार मार्क कर देना है। प्रशांत महासागर में गर्म महासागरीय धाराएं नहीं है, कर दिया कंफ्यूजन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट इन द पैसिफिक ओशन, है कंफ्यूजिंग। अब हम बेसिकली हमारा ध्यान जाएगा कैलिफोर्निया पे कि ये तो गर्म ही होगी। कैलिफोर्निया से हमारे जो माइंड प्रीफिक्स माइंडसेट बना हुआ है, हमें लगता है गर्म ही होगी, लेकिन यही नहीं है गर्म, यही ठंडी है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारे पास क्या, बी, कैलिफोर्निया। ठीक, अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे कि मेसाबी जो श्रेणियां हैं वो किसके लिए फेमस है। 2021 में पूछा भी गया आपसे कि किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है। ये है हमारे लॉ अयस्क के लिए फेमस, आयरन ओर के लिए फेमस है, ये पूछा गया है। अब इस प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक साइट आजकल बहुत ज़्यादा क्या है, न्यूज़ में है, बिलासपुर साइट, ये पूछा नहीं गया है, नहीं ये पूछा नहीं गया, ये पूछे जाने की संभावनाएं है। ये किसके लिए फेमस है, जनरली ये फेमस है कोल के लिए, कोयले के लिए फेमस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कोयले का प्रकार है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास एंथ्रेसाइड सबसे अच्छा कोयले का प्रकार होता है। ठीक, एंथ्रेसाइड सबसे अच्छा कोयले का प्रकार है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ये अब कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस लगने शुरू हो गए जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ये तो फैक्चुअल है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सबसे ज़्यादा सिंपल, जवाहरलाल नेहरू जी थे। बेसिक फैक्ट हमें याद रखना है, इकोनॉमी में भी आता है, पॉलिटी में भी आता है। ठीक, क्योंकि प्लानिंग कमीशन इकोनॉमी में भी आता है और ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का काम नहीं है। भाई आरबीआई का काम नहीं है क्या, इशू करेंसी, करती है, बिल्कुल करती है। एक्टिंग द बैंकर्स ऑफ द बैंक, गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करती है, बिल्कुल करती है। रेगुलेटिंग द सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल करती है। और लास्ट है फॉर्मुलेटिंग द फिजिकल पॉलिसीज, राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नहीं ये नहीं करती, तो ये नहीं करती है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि पूछा गया है क्या है, नॉट। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाह्य सदस्य। अब ध्यान रखें यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें आप सभी लोग कि जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें 6 लोग होते हैं, चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक, 3 लोग जाते हैं आरबीआई से, 3 लोग जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो गवर्नमेंट वाले होते हैं वो बाहर के होते हैं, एक्सटर्नल उनको ही कहा जाता है बाह्य सदस्य। अब कोई गवर्नमेंट से जा रहा है तो कौन करेगा उसको अपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। आंसर हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, नेक्स्ट पीवाईक्यू आपके पास पूछा गया, पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा गया आपके पास, ये मुश्किल बनाने के लिए पूछा गया है ऐसी बुक्स का नाम। तो उसका नाम है ग्रैनविले ऑस्टिन, इन्होंने लिखी है बुक, ग्रैनविले ऑस्टिन ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया आफ्टर गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है, तो रामचंद्र गुहा जी ने ये बुक लिखी है। ठीक है, ये पेपर में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस आयोग ने अंततः भारत के लिए संविधान सभा का गठन की सिफारिश की। फाइनलाइज किसने किया, फाइनली, अंततः फाइनलाइज किससे कहा था, साइमन कमीशन से हुआ था, नहीं। क्रिस्ट मिशन से हुआ था, नहीं। अगस्ता ऑफर, नहीं। कैबिनेट मिशन से हुआ था 1946 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। मॉडर्न इंडिया या फिर पॉलिटी का जो शुरुआत का भाग है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं कि आर्टिकल कौन सा है जो एबोलिश करता है, हटाता है किसको, अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट, कि किसी के साथ भी छुआछूत नहीं की जाएगी, अगर किया जाएगा तो वो सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स का क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। वो आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, किस मामले में पहली बार भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किए जाने में संसद की शक्ति के पर सवाल उठाया गया, कि विच केस फर्स्ट क्वेश्चन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक, कौन सा ऐसा केस है? अब ये चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है हमारे पास गोलकनाथ केस। यहाँ पर पहली बार बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन उसके बाद ये 1967 की बात है। यहाँ पर 1973 में केशवानंद भारती केस आया और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल मानते हैं हम कि सरकार जो है, जो पार्लियामेंट है, वो कर सकती है चेंज, लेकिन 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 आप बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। और मूल ढांचा क्या है वो हम बताएंगे। हम में जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटी, ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने देखे। इस प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड स्टडीज़ हम आगे करेंगे। अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग देहरादून में नहीं है वो लोग भी जुड़ सकते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशल ऑनलाइन व्यवस्था है। हमारा जो ऐप है द एकलव्य IAS का, वहाँ पर क्लासेस होने वाली है। आप लोग चाहें, आप लोग डिटेल चाहते हैं तो आप नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों के साथ ऐसे ही अगली एक क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।